Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing good and you have till now managed to understand things that I told you in the last lecture about going, abroad or going international regarding to brands. Now, if we take this discussion further, there are many things which I would like to, add to your knowledge today and in this lecture. Let's start off with the advantages this global marketing program would have on the brand. First of all, they say it's economies of scale in production and distribution. Then they say it's lower marketing cost, then power and scope, consistency in brand image, ability to leverage good ideas quickly and efficiently, uniformity of marketing practices. Let's start off with economies of scale. When we talk about economies of scale, since we have a larger production unit and it's not being used to its fullest, we are not taking the reaps of this production. So in order to reap the harvest of production, we need to have a larger market where the consumption increases so that we could enjoy this economies of scale. And I hope that you know what this concept of economies of scale is. देखें, इसको सिंपल तरीके में इस तरह समझ लीजिए कि एक जो आपका जो प्रोडक्शन प्लांट है वो जो है दिन के 100 यूनिट बना रहा है, ठीक है, तो महीने के कितने यूनिट हो गए? 3000 यूनिट हो गए. अब अगर आप जो हैं जो आपकी जो सेल्स हैं वो 50 यूनिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सिर्फ 50% पे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट बनाने की है. लेकिन क्योंकि लोग जो हैं या मार्केट में सिर्फ 50 यूनिट बिक रहे हैं, तो वो जो बाकी कैपेसिटी है वो इसका मतलब ज़ाया हो रही है, ठीक है ना. तो 50% जो कैपेसिटी है वो जो है ज़ीरो है, एंड यू आर ओनली वर्किंग ऑन 50%. इसी तरह जो है महीने में 3000 की जगह इसका मतलब आप 15000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? नुकसान आपके ब्रांड का है, क्योंकि वो जो है अपनी ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, ना वो सेल्स हो रही हैं. तो दूसरे मार्केट सेगमेंट में जाने के लिए या गोइंग अक्रॉस द बाउंड्री लाइंस, उससे क्या होगा? वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे आपके इसको जब ब्रांड को एक्सेप्ट कर लेंगे या वो उनके पास ऑलरेडी एक्सेप्टेबिलिटी है, उस ब्रांड को जानते हैं, तो वो बड़े आराम से आप अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे होंगे और शायद आपको जो है वो एक्सपेंशन की भी ज़रूरत पड़े. तो आप जो है जितना आप बल्क में बाइंग करेंगे रॉ मटेरियल, उतना ही आपको वो सस्ता पड़ेगा और उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो वही रहेगी, लेकिन रॉ मटेरियल्स में वो तो जो है जो वेजेस वगैरह आप दे रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि वो उतनी देर मशीनरी तो उतनी ही चलनी है. अब आप उसमें चाहे 50 यूनिट बनाएं या आप उसमें 100 यूनिट बनाएं, तो आप 100 यूनिट बनाते हैं तो आपको फ़ायदा है, क्योंकि जो लेबर है वो फारिग नहीं बैठ रही. तो जब लेबर फारिग नहीं बैठेगी तो आपको ही फ़ायदा है ना, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे, वो जो है काम से लगे हुए हैं, ठीक है ना. इस तरह जो है आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है. वो इस तरह के जो है वहाँ पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी इस ब्रांड से उसको जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनके पास किसी न किसी तरीके से जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पहले पहुंच चुकी है. उसकी मिसाल आप इसी तरह देख लीजिए कि आप जो केबल पे एड्स देखते हैं बहुत सारे, जो कि इंडिया में चल रहे होते हैं, इंडियन मार्केट के लिए बने होते हैं, लेकिन आपका एक्सपोजर इतना हुआ होता है उन एड्स के साथ कि जब वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में अवेलेबल होती है तो आपको जो है वेट नहीं करना पड़ता उनके ऐड का या कंपनी का कि वो आपको बताए कि जी हम मार्केट में आ गए. आप जो है जाते हैं और वो मार्केट से ख़रीद लेते हैं. अब अगर आपने जो है थोड़ा सा नोटिस किया हो
तो जो लाहौर के ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है, अगर आप लिबर्टी मार्केट में जाएं तो वहाँ पे जो पीछे वाली जो मार्केट है, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लेकिन वो लिबर्टी की का ही पार्ट एंड पार्सल है। वहाँ पे वो जो ज्वेलरी शॉप्स हैं और जो कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत सारा जो कपड़ा है और जो ज्वेलरी है वो इंडिया से आता है, और वो इस तरह जो है वो सेल होता है कि जी ये जो है ये फ़लाने ड्रामे में फ़लानी एक्ट्रेस ने ये पहना था, तो ऑटोमेटिकली जो है लोग उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि अच्छा हाँ वो फ़लानी एपिसोड में ये पहना था। तो वो जो है कि जी कुमकुम के झुमके हैं तो कुमकुम के हार है तो कुमकुम की साड़ी है, तो लाइक देयर वाज दिस प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ कुमकुम आई गेस। तो वो जो है वो इस तरह की बातें वो करते हैं, और विच इज़ लाइक यू नो, आप एक दफ़ा तो आप जो आदमी नया गया होता है उस मार्केट में, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा वो एक शॉक होता है, बट देन अगेन वो आहिस्ता आहिस्ता उस शॉक से वो बाहर आ जाता है और उसको समझ में। तो ये जो है ऑटोमेटिकली ये मार्केटिंग हो गई है, किसी ने आके यहाँ पे वो नहीं किया, ब्रांडिंग नहीं की है उन प्रोडक्ट्स की, लेकिन तो अब ये जो है दिस इज़ अ वेरी लो मार्केटिंग कॉस्ट दैट दे हैव टू, मकसद उन्होंने तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही किया, बाकी तो यहाँ पे लोगों ने खुद ब खुद उसकी मार्केटिंग कर दी है। तो लाइक जो पुश स्ट्रैटेजी है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गई है। जिस आदमी ने भी वो इम्पोर्ट किया वो जो है उसने आगे जब चीज़ें दी हैं तो उसने उनको ब्रीफ कर दिया कि ये जो है ये कौन सी एक्ट्रेस ने कौन से प्रोग्राम में पहना था। फिर आपका जो पावर एंड स्कोप है वो बढ़ जाता है, मकसद आप जो है मार्केट में आपकी प्रेजेंस होने लग जाती है, तो देन यू नो वो जो कंपटीशन है उसके साथ आपकी एक वो टसल चल रही होती है, तो वो पावर भी जो है पावर स्ट्रगल भी हो रही होती है, आपका जो स्कोप है वो भी ब्रॉडन हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जो दूसरी मार्केट सेगमेंट्स हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। आपका जो ब्रांड इमेज है वो कंसिस्टेंट, उसमें कंसिस्टेंसी और ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि आप जो है नाउ यू नीड टू बी मोर केयरफुल एज टू व्हाट योर प्रोमिसेस वर, व्हाट यू वर यू नो ऑफरिंग टू द कस्टमर्स इन दैट रिस्पेक्ट। फिर बिकॉज यू नो नाउ यू आर इन टू यू नो मल्टीपल मार्केट्स, तो योर एबिलिटी टू लेवरेज गुड आइडियाज यू नो क्विकली एंड एफिशिएंटली डेवलप्स, क्योंकि आप जो है अपनी मार्केट को लूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज नाउ यू आर यू नो इन टू डिफरेंट मार्केट्स, वहाँ पे आपको देखना है, और जब आपको जो है उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि आप नई से नई चीज़ जो है वो डेवलप करते हैं और जल्दी करते हैं, ताकि जो है आपका जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर जो है वो आपका इंक्रीज करे रादर देन कि वो डिक्रीज हो, ठीक है। और जो है फिर आप ऐसे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं जो यूनिफॉर्म हो अक्रॉस द बोर्ड, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा शिफ्ट ना करना पड़े। तो इसलिए जब आप दूसरे मुल्कों में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आप सिमिलैरिटी देख रहे होते हैं सेगमेंट्स में, ताकि जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी रहे, आपको जो है नए नए जो है मार्केटिंग प्रोग्राम्स इवॉल्व ना करने पड़े। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं जहां एडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज कहता है कि जी डिफरेंसेस इन कंज्यूमर नीड्स, वांट्स एंड यूजेज पैटर्न फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कंज्यूमर की नीड, वांट्स है ना और यूजेज है वो डिफरेंट हो सकता है। इट कुड बी ड्यू टू यू नो देयर लाइफस्टाइल, इट कुड बी ड्यू टू यू नो क्लाइमेट, इट कुड बी यू नो ड्यू टू अदर रीजंस। तो वो जो है वहाँ पे आके हो सकता है कि आपने जो है प्रॉपर अगर रिसर्च नहीं की हुई तो आप जो है फंस जाते हैं। फिर डिफरेंसेस इन ब्रांड एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अब जो है वहाँ पे जिस तरह ब्रांड डेवलप किए जाते हैं और जो है प्रोडक्ट या डेवलप की जाती है उस कंपटीशन में, वो जो है डिफरेंट है जहाँ जैसे आप काम कर रहे हैं। जिस तरह हमने कुछ लेक्चर्स पहले हमने बात की थी, वो मर्सिडीज़ और क्राइसलर की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, दो बड़े ऑटो जॉइंट्स हैं। तो उनका जो है वो कल्चरल डिफरेंस इतना ज़्यादा था कि वो जो है उनका जो एक्विजिशन है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा मर्सिडीज़ का। उनको जो है उसको क्राइसलर को आखिरकार अपने आप से हटाना पड़ा, क्योंकि जो अमेरिकन्स थे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम जर्मनी नहीं लेना चाह रहे थे, ठीक है।
और वो जो है उनका अपना एक स्टाइल था कि हर एक को धक्कम पेल जिसे कहते हैं, उस अपना बुली करके अपना काम करवाओ और बस फिर साइड पे हो जाओ, ठीक है ना। फिर लीगल एनवायरनमेंट्स जो हैं वो हर मुल्क के डिफरेंट है, हर मुल्क का जो कानून है वो मुख्तलिफ होता है। अनटिल अनलेस दे आर इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद योर कंट्री, जिस तरह जिसमें जो है गैट हो गई, ठीक है ना, नाफ्टा है, ये सारे सार्क है, आसियान है, ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं विद इन द रीजन, ठीक है ना। तो वो जो है उनका उस वजह से अगर आपको कोई लीगल प्रोटेक्शन मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो जो हर मुल्क का जो कानून है वो डिफरेंट है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होता है। फिर मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा इशू आ जाता है इसमें। जो है एक जो सबसे मज़े की बात है, वोडाफोन ने जाके जापान में अपना जब ऑपरेशन स्टार्ट किए तो वोडाफोन ने क्या किया कि वहाँ पे जो है कंपनी, जो सेल्यूलर कंपनी होती है, वो आपको मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड करती है। उसके अंदर जो है उनकी बिल्ट इन सिम लगी हुई होती है, आप खुद से मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदते हैं, ठीक है। तो जापानीज़ जो हैं उसमें वो बहुत पैसे खर्चते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, लेकिन वोडाफोन ने क्या किया कि वोडाफोन ने सिर्फ 13 मॉडल इंट्रोड्यूस कराए, और उनकी जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे उनकी ज़्यादा नज़र थी। उन्होंने जो है उस मार्केट को, जब वो जापान में आए तो उसको इतना वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है हम आ गए हैं, हमारा नाम ही काफ़ी है, तो लोग जो हैं वो लेने लग जाएंगे, हमारा मोबाइल सर्विस हमारी लेंगे। हालांकि जो है जापानीज़ जो हैं वो बहुत फिनिकी हैं कि किस किस्म की गेम्स उसमें हैं, कौन सी रिंग टोन्स हैं और उसके कलर्स कैसे हैं, तो इस किस्म की जो है चीज़ें उनको, कैमरा जो है उस कितने मेगापिक्सल का है, ये सारी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। वो बेशक बाहर, मुल्क से बाहर तो नहीं जाएंगे ज़्यादा, मेजॉरिटी ऑफ देम, लेकिन ये है कि उनकी जो ज़िंदगानी है वो उनके मोबाइल फ़ोन के गिर्द घूमती है, क्योंकि अब जो है वो उसके अंदर उन्होंने जो आपके डेबिट कार्ड के जो चिप्स हैं वो भी उसके अंदर इन हो गए हैं, क्योंकि वो बैंक्स ने ओन करने शुरू कर दिए हैं। जैसे वोडाफोन को बाद में बैंक ने उनके ले लिया, तो वो जो है जिसके पास भी वो था उसको एज पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट भी वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था। तो कहने का मकसद ये कि वो उन्होंने उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, और विद इन 3 years दे रियलाइज कि दे हैव मेड अ मिस्टेक। उसकी जो उनका जो कंपटीशन था, जो लोकल था वहाँ पे, वो डोकोमो, एनटीटी डोकोमो, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सिर्फ 13 मेरे ख्याल में मॉडल्स दिए थे, वेयरएज उन्होंने 39 के 38 मॉडल्स जो इंट्रोड्यूस कराए थे मोबाइल फ़ोन्स के। तो ऑब्वियसली पीपल हैड मोर चॉइस। मकसद उन्होंने जो है इतने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का क्या करना अगर उनको उनकी मर्जी का मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा उनकी जो है टेलीफोन सर्विस से। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हम जाके सिम खरीद लेते हैं और मोबाइल फ़ोन हम अलग से ख़रीदते हैं। वहाँ पे जो है आप वो सिम खरीदते हैं, उसके साथ मोबाइल फ़ोन जो आपको मिलता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो लेते हैं, जिसमें वो सिम वो फिक्स करके देते हैं आपको, तो उसकी वो जो है वो मंथली किस्त चलती रहती है। वो आपके बिल के साथ जो है वो मंथली किस्त आती रहती है और आप उसको वो पे ऑफ करते रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स ओवर देयर, ठीक है। तो अब जो है ये इस ग्लोबल जाने में या इंटरनेशनल होने में जो चीज़ें आती हैं उसको ज़रा थोड़ा सा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जो है फर्म है उसकी जो चॉइस है वो कैसे होती है। एक फर्म है, फिर वो क्या देख रही है कि डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन कैसे है, हमारी जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन में क्या है कि हमने कितना जो है अपने आप को उस मार्केट में एक्सपोज करना है, हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस मार्केट में लेके जानी है। अगर हमने जो है सारी प्रोडक्ट्स लेके जानी है तो हमने क्या सारी एक साथ लॉन्च करनी है। डिग्री ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो आपको बताती है कि आपने जो है कितना अपने आप को एक्सपोज करना है उस मार्केट में, ठीक है।
और उसको एक्सपोज करने के साथ साथ जो है आपने कितनी प्रोडक्ट्स साथ लेके जाएंगे, कितनी नॉलेज जो है वो उनको देंगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना। और इसमें सारी प्रोडक्ट्स क्या जो है वो इंटरनेशनली चले जाएंगी या ग्लोबली चली जाएंगी। उससे क्या है कि आप फिर उसमें जो टाइम जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, और अगर हमने टाइम कंस्ट्रेंट है तो उसमें हमने क्या करना है कि पहले कौन सी प्रोडक्ट जाएगी, बाद में कौन सी प्रोडक्ट जाएगी, उसको हम फेज वाइज लेके जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप कितने साइज एंड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मीन आप कितने रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर रहे हैं इसके लिए, मतलब कितने पैसे होंगे, कितने लोग होंगे, ठीक है। लोग जो हैं वो वहाँ पे कितने स्टेशन होंगे जाके इनिशियली, जो बाकी जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूटर से मदद लेंगे या हम कोई और थर्ड पार्टी को एम्प्लॉय करेंगे फॉर आवर मार्केटिंग पर्पसेस। फिर आप किस इंडस्ट्री में, किस टाइप ऑफ बिजनेस में आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे जो है इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो गोल्स क्या हैं, ठीक है। व्हाट डू वी वांट टू अचीव, we want to be there, service a small niche, ठीक है, और we want to be become a household name। हमारा जो ब्रांड है वो एक कॉमन आदमी के लिए होगा या एक खास तबके के लिए होगा, ठीक है ना। और हम क्या चाहते हैं कि हम जो है वो पूरे रीजन में हों या हम पूरे जो है वर्ल्ड में लोगों को पता चले कि जी एक ये ब्रांड जो है जो कि बहुत अच्छा है। सो ये जो है ये आपको वहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप है आपको उनको इवैल्यूएट करना है कि आपके होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सारे जो हैं आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि उनके साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप है। क्या वो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टोर कर सकते हैं, क्या वो आपके बिहाफ पे उसको पुश कर सकते हैं। एक तरफ से आप जो पुल कर रहे होंगे कस्टमर्स को तो उनको जो है वो पुश करना होगा। तो पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरीके से चलेगी। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है विद योर एम्प्लॉयज़, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है विद योर स्टेक होल्डर्स, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लाई चेन, तो कैसे है मकसद जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है उनके साथ, क्योंकि ये अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं तो आपका ये जो है ना वेंचर ऑफ गोइंग इंटरनेशनल वो एक कामयाब वेंचर बन सकता है, क्योंकि वो जो है दे विल ऑल बी सपोर्टिंग यू इन दिस वेंचर, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट को देखें। एनवायरनमेंट में क्या है कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ये आपको जो है स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरनेशनली जो इंडस्ट्री जिसमें आप वो कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है, और उसका जो है वहाँ पे जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं या जिन मुल्कों में आप जाना चाह रहे हैं उसमें वो उस इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ऑपरेट होती है, कौन गवर्न करता है, ठीक है ना। वो जो है वो आपके पास ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। और फिर जो है उस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो कि इंटरनेशनली जो है ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है मेजॉरिटी लोग जो हैं सिर्फ अपने होम कंट्री में ही ऑपरेट कर रहे हो, इंटरनेशनल हो ही ना। फिर आप क्या करेंगे। फिर जो होस्ट कंट्री है उसके अंदर चीज़ें जहाँ पे आप जा रहे हैं जो आपको होस्ट करेगी वहाँ पे मार्केट की पोटेंशियल क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, उस पॉपुलेशन में उस सेगमेंट का कितना हिस्सा जो है वो उसका सेगमेंट है जो कि आपका ब्रांड ख़रीदेगा, ठीक है ना। और फिर जो है वो उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कितनी है, वहाँ पे कंपटीशन कितना है, ठीक है। आपके मुल्क से उस मुल्क का जो है डिस्टेंस कितना है, फासला कितना है, और मार्केट में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कोई सिमिलैरिटी है भी कि नहीं है। तो इस सेगमेंट इंटरनेशनल सेगमेंट के लिए जो अगर हम एक डायग्राम बनाएं
तो इट वुड बी लाइक दिस, योर फर्म इज ऑन द वन साइड एंड योर इन्वायरमेंट इज ऑन द अदर. एंड the first step you need to do is, after studying your firm's positives and negatives, SWOT analysis करने के बाद the environment उसका SWOT करें और आप select करें कि जी segment कौन सा होगा, segmentation का criteria क्या होगा, कैसे evolve होगा. फिर आप segments जो हैं, जब आप criteria define कर लेते हैं तो आप उसमें से segment को select करें, और जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप उस सेगमेंट को डेवलप करना ज़रूरी है. ठीक है ना, उसके अंदर जो है ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है ताकि आपके ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी हो. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप जब फसल उगानी होती है तो आपको पहले उसमें हल चलाना पड़ता है. ठीक है ना, उसमें प्रॉपर जो है वो जब तक हल चलता नहीं है, ज़मीन साफ़ नहीं हो जाती. ठीक है ना, उसमें से पत्थर निकल नहीं जाते, उसमें जो वीड्स हैं, घास है, फूस है, वो सब वहाँ से साफ नहीं हो जाती, आप उसमें बीज नहीं डालते हैं. तो वो जो है वो बीज डालने से पहले जो है जो उस ज़मीन को जिस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो आप उस तरीके से सेगमेंट को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं. फिर आप जो है अब जो स्क्रीनिंग ऑफ सेगमेंट्स हैं, अब आप उसको स्क्रीन करें और उसमें देखें कि पहले किस सेगमेंट को, क्योंकि जाहिर सी बात आप एक आध सेगमेंट, खाली एक सेगमेंट के लिए तो नहीं ना ग्लोबली भाग रहे होंगे. आपने 2-3 सेगमेंट जो है वो उसमें टारगेट किए होंगे. सो आप जो हैं उनको स्क्रीन करें उन सेगमेंट्स को, और सेगमेंट्स को स्क्रीन करने के बाद जो है आप उसकी माइक्रो सेगमेंटेशन कर लें. अब आपने पहले जो है सेगमेंट डेवलप किए 1, 2, 3, 4, फिर आपने उसमें से स्क्रीन किया कि आपने पहले किस सेगमेंट को हिट करना है. ठीक है, और फिर उसमें से भी अगर 2 या 3 ऑप्शंस निकल आती हैं तो फिर उसमें से भी आपको देखना है कि उससे पहले सबसे पहले किसको आपने करना है. तो वो उसके भी जो है ना छोटे से छोटा वर्जन जो है वो आप देख लेंगे, ताकि आप बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करें और फिर उसको आहिस्ता 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 एक्सपैंड करें. इसमें आपका फ़ायदा है. अगर आप वो बड़े एरिया को टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल ना कर सकें अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, और उसके लिए फिर ज़्यादा रिसोर्सेज भी दरकार होंगे उसको हिट करने के लिए. तो इसलिए छोटे से करें, क्योंकि आप जो है एक नई टेरिटरी में गए. आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप जो है खुद ब खुद मार्केट में एक्सपैंड होते चले जाएंगे. अगर आप जो है नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे और प्रॉपर माइक्रो सेगमेंटेशन आपने नहीं की होगी, तो आप ये देख लीजिए कि आप कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें उलझ जाएंगे, बहुत सारे पैसे जो हैं वो उसमें लग जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा. तो ये जो है दैट वुड बिकम योर बेसिस फॉर मार्केट एंट्री. ठीक, अब ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स उन्होंने बनाया है जिसमें जो है एक साइड जो है आपकी वो प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो कंट्रीज हैं. ठीक है, प्रोडक्ट वर्सेस कंट्रीज. तो ये मैट्रिक्स उन्होंने बनाया है. तो इसमें जो पिंक है वो क्या है कि जी चोजन फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनीज इन प्रोडक्ट कंट्री मैट्रिक्स में. ठीक है ना, चोजन फील्ड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज. और ब्लू क्या है, चोजन फील्ड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन माइक्रो मार्केट सेगमेंटेशन. अब वो जो है प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी भी है, प्रोडक्ट सी भी है. ठीक है, अब इन तीनों प्रोडक्ट में से हमने कौन सी प्रोडक्ट लेके जानी. तो पहले तो उन्होंने कंट्री ए देखी, उसमें उनको कुछ समझ में नहीं आया. फिर उन्होंने कंट्री बी को देखा. अब उन्होंने 5 सेगमेंट्स जो थे वो पहले उन्होंने देख लिए थे. अब उन 5 सेगमेंट्स को उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया उसमें से 3 को, 1, 2 और 4 को, और फिर उनको लेके जो है वो कंट्री बी में लॉन्च कर दिया. क्योंकि उसमें सेगमेंट
1, 2 एंड 4 हुए में तो वो माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने कर लिया। माइक्रो मार्केट ये है कि जी सेगमेंट 1 एक बड़ी मार्केट है, सेगमेंट 2 एक बड़ी मार्केट है, सेगमेंट 4 जो है वो छोटी मार्केट है। तो वो इसी तरह कंट्री सी में भी प्रोडक्ट ए जो है वो इसी तरह लेके जा रहे हैं। फिर प्रोडक्ट सी जो है वो भी कंट्री सी में जा रही है, लेकिन बाकी जो है ए एंड बी उसमें जो है प्रोडक्ट सी नहीं है, प्रोडक्ट बी नहीं है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने इसको किस तरीके से लेके जाएंगे आगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि वो उनको इससे कितना फ़ायदा होगा। तो हर कंट्री के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इस किस्म की स्टडी जो है वो अंडरटेक करें। मैंने आपको बताया ना कि ये 1 साल में नहीं होता, ये 2-3 साल लगते हैं आपको मूव करने में। ये ऐसे नहीं है कि आपने जो है वो बस्ता उठाया, उसको बंद किया और चल पड़े स्कूल को या कॉलेज को, ठीक है ना। उसमें भी जो है आपको किताबें डालनी पड़ती थी टाइम टेबल देख के, कि टाइम टेबल में आज कौन कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आप उस हिसाब से किताबें और बुक्स रखते थे। सारी बुक्स लेके या सारी किताबें लेके जो है वो आप नहीं चल पड़ते थे, ठीक है। अब जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन है उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस, आप पहले अपने एरिया को डिवाइड कर लें जी। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, ठीक है ना। तो वहाँ पे वेस्टर्न यूरोप लेट्स सपोज कि आपने उसको चूज़ किया और उसमें आपने सेगमेंटेशन जो है वो क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, इस तरह क्लस्टर 6 तक आप उसको लेके चले गए। ये सारी जो है अगर आप देखें तो ये एब्रीविएशंस जो हैं ये साइड पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, वो उन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये साइड पे। ये CL जो है क्लस्टर है, बेडन, वॉटरबम, बायरन, सारीलैंड, राइन, पाफेज, ये जो है ये जगह है नीचे जो है उसमें दी हुई है, ठीक है ना। टारगेट मार्केट बायरन, सेगमेंटेशन बाय कंज्यूमर ग्रुप, टारगेट मार्केट कस्टमर ग्रुप X इन बायरन, पॉसिबली रैंक्ड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे जो है आप सारी चीज़ें देख रहे हैं कि जी जनरल क्राइटेरिया क्या है, मार्केट साइज की ग्रोथ क्या है, बाइंग पावर क्या है, कस्टमर कल्चरली सिमिलर मार्केट्स कौन सी हैं, ठीक है। और वो जो इस तरह की मार्केट्स होती हैं वो हाईएस्ट मार्केट पोटेंशियल लेके एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि जी क्लस्टर 4 जो है वो वर्क कर रहा है। मकसद आपने जो है 6 क्लस्टर आपने किए, उसको जो माइक्रो स्क्रीनिंग की तो उसमें आपने देखा कि क्लस्टर 4 जो है वो वर्क कर रहा है। और उसमें भी जो डी साउथ है क्लस्टर 4 में वो आगे से वो वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। और डी साउथ में जो है वो BW बेडन है, बायरन है, सारलैंड है, राइनलैंड है, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है वो बायरन जो है वो है क्लस्टर में से जो डी साउथ में से जो कि सबसे ज़्यादा इट मेक्स सेंस। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लस्टर दैट यू वुड हिट। ये देखिए ये एरोज जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये वेस्टर्न यूरोप से सेगमेंट किया, फिर यहाँ पे ये जो है ये लाइन लगी हुई है। ये जो क्लस्टर 4 है ये आया, क्लस्टर 4 में जो है ये 4 उन्होंने कंट्रीज़ में इसको डिवाइड किया हुआ था। उसमें से जो डी साउथ है, ठीक है ना, जो क्लस्टर डी है जिसमें साउथ लिखा हुआ है, तो साउथ जो है वो आपको जर्मनी है। तो सर्दर्न जर्मनी की बात हो रही है, ठीक है ना। डी जो है वो जर्मनी के लिए स्टैंड करता है और उसके साउथ पार्ट में। तो ये जो है ये 4 फिर उन्होंने आगे उनके शहर हैं और उनको फिर करके उन्होंने किया, टारगेट किया। एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसे होती है कि आप देख रहे हैं कि जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा क्या है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैपिटा क्या है और टाइम कितना लैप्स हो रहा है। तो आप अगर देखें तो जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका जो जीएनपी है वो बहुत हाई है, ठीक है, क्योंकि उनका जीएनपी जो है वो बहुत हाई है, तो वहाँ पे जो है थोड़े टाइम में यू गेट मोर रिजल्ट्स, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि आपके पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए जो है आप फौरन ही वहाँ पे आपकी एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाती है, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है या रिजेक्शन हो जाती है। तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि मार्केट जो है वो फेवरेबल है या नहीं है। फिर जो है उस से जो है जो एडवांस कंट्रीज हैं उनको कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो जो उनको फॉलो कर रही होती हैं ऑटोमेटिकली जो मार्केटर्स हैं वो उनके नॉलेज में होता है कि यार ये जो कंट्रीज हैं ये इन्हें हमें फॉलो कर रही हैं। तो वहाँ से जो है वो वाटरफॉल जो है ना अप्रोच शुरू होती है कि जो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एडवांस कंट्रीज को फॉलो कर रही हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, इनको जो है यहाँ जो है ये चीज़ जो है अब इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो जो एक्सपेंशन होती है ब्रांड की वो यही होती है कि वो एडवांस से डेवलप में चला जाए और डेवलप से फिर वो लेस डेवलप में चला जाए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो जीएनपी है वो एडवांस से कम होती है और जो लो डेवलप्ड या कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और उनके पास जो है स्पेंडिंग पावर भी इतनी नहीं होती। बट देन अगेन दे स्ट्राइव टू बिकम लाइक डेवलपिंग कंट्रीज और एडवांस डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनको वो फॉलो तो कर रहे होते हैं क्योंकि नीड्स तो उनकी भी है ना यार, तो उनकी नीड्स जो है वो फुल। तो इसी तरीके से जो है वो ट्रिकल डाउन जैसे हम कहते हैं, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही है कि जैसे आप जो है सीढ़ी के ऊपर से वो बॉल रोल कर देते हैं तो वो ऊपर से नीचे फिर नीचे फिर नीचे वो एक एक सीढ़ी पे बाउंस होता 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 आखिर में पहुंच जाता है। अगर उसमें आप स्पीड ज़्यादा लगा देते हैं, ज़रा तेज़ से फेंक देते हैं, तो वो जो है दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ स्किप करके बॉल बाउंस करके नीचे पहुंच जाता है। इसी तरह जो है अगर आप वो जीएनपी बढ़ा देंगे तो बॉल जल्दी नीचे पहुंच जाएगा और स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा आ जाएगी। तो वो जो है ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे बना हुआ, इधर आने के बजाय वो पीछे को चला जाएगा थोड़ा और इसकी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। दूसरी जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है उसमें जो है आप क्या करते हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि जी वो जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कितनी है, ठीक है। आप जो है सारी कंट्रीज़ में एक ही अप्रोच के साथ जो है ना आप उसमें आ जाते हैं। आप पहले एडवांस कंट्रीज़ को नहीं टारगेट कर रहे हो, फिर आप डेवलप कंट्रीज़ को नहीं कर रहे हो। आपका काम ये है कि आप सारों को जो है वो एक साथ आपने देखा है और आप मार्केट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मल्टीपल चैनल्स यूज़ करते हुए आप वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो एक तरह का जो है वो कहते हैं वो शावर अप्रोच है कि सबको जो है एक साथ ही आपने हिट करना शुरू कर दिया, which is good in some cases if you have the right resources and you have a good channel partner with you। फिर आपको जो है कोई इशू नहीं होता, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब अगर आप ये देखें तो स्टेजेस इन इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, आपकी सेल्स जो है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ जो है वो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यू हैव लाइक 3 प्रोडक्ट्स A, B and C, they have reached a certain level in their life cycles, ठीक है। और जो है आपने जो है एक मार्केट ढूंढी, दूसरी मार्केट ढूंढी, ठीक है ना, और उसके अंदर एक नीश बना ली है, एक सेगमेंट जिसको आप वो केटर करने लग गए। तो आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हो सकता है वो यहाँ पे हो, लेकिन क्योंकि आप एक नई मार्केट एंटर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है फिर वो नए सिरे से शुरू हो जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की एक स्टेज है आपकी और ये आपकी जो है कंट्री ऑफ ओरिजिन में है। जब आप दूसरी किसी कंट्री में या दूसरी मार्केट में जाते हैं तो वो यहाँ से ही आगे टेक ऑफ करता है।
वो यहां से नहीं वो ऊपर जा रहा, वो यहीं से जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो है उसको एक्सटेंड कर रहा है उस लाइफ साइकिल को। तो आपको जो है इसी तरह ज़रूरत है कि आप पहले एक मार्केट में आए और जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करें, और जैसे ही आप समझते हैं कि मैं थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया तो फिर आप जो है वो दूसरी मार्केट में चले जाएं, रादर देन के जो है ना आप मल्टीपल मार्केट्स में एक साथ आ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जब आप आएँ तो आपकी जो प्रोडक्ट है हिट हो जाए और आप जो है फिर वो टाइमली ऑर्डर्स ना प्रोसेस कर सकें, और ये भी हो सकता है कि वो फ्लॉप हो जाए तो आपको रिट्रीव करना पड़ जाए। तो अगर मल्टीपल जगह पे आपने शुरू किया होगा तो हो सकता है कि आपको रिट्रीवल में मुश्किल हो जाए। सो दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप जो है इस बात को समझें कि आपने किस तरीके से मार्केट में एंट्री करनी है ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। अब जो है कंट्री और मार्केट कस्टमर टारगेट ग्रुप, मार्केट एक्सपेंशन मैट्रिक्स में क्या कह रहा है कि आपकी कंट्री की कंसंट्रेशन भी है और आपकी मार्केट की कंसंट्रेशन भी है। दिस इज़ फॉर योर यू नो टारगेट ग्रुप। वो जो है प्रोडक्ट है, आपकी एक प्रोडक्ट है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप जो है उस मुल्क में और उस मार्केट के अंदर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा फोकस जो है उसके ऊपर है। यहाँ पे आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मार्केट में और दूसरे टारगेट ग्रुप्स को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही आपने उनको अट्रैक्ट करना शुरू किया तो आपकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई। अब कंसंट्रेशन क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने और मार्केट जो है वो ढूंढ ली, आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है ना, ताकि आपके पैसे डूबे नहीं। अगर एक चीज़ जो है वो उसका लाइफ साइकिल जो है वो टूवर्ड्स दी एंड अगर आ रहा है तो एक और ऐसी प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो कि जिसका लाइफ साइकिल जो है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब लाइक वो जो ना इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्स, ठीक है। तो वो जो स्टार्स वाला एरिया वो उसमें आ जाए, तो ये जो है इस तरीके से। देन अब अगर आप कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट जो है वो स्टेबल आ रही है, तो आपकी जो है उसमें आप कंट्री में आप डाइवर्सिफाई करेंगे लेकिन मार्केट में आप कंसंट्रेट करेंगे। और अगर जो है मार्केट में भी जो है रिस्क बढ़ रहा है और कंट्री में भी रिस्क बढ़ रहा है तो फिर आप दोनों तरफ डाइवर्सिफिकेशन की सोचेंगे कि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आप नई मार्केट्स ढूंढें, या आप जो है अपनी प्रोडक्ट रेंज में जो है कुछ जिद्दत लेके आए ताकि लोग जो हैं वो आपकी प्रोडक्ट को पहचानें भी और उनको उसको ख़रीदें भी, ठीक है। सो दिस इज़ योर मार्केट एक्सपेंशन मैट्रिक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। जिस तरह जो है वो टाइम गुजरता जाएगा ये आपकी कंसंट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो चेंज होती जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त एक जैसी रहे, इसलिए आपको जो है अपने आप को रेडी रखना है फॉर एनी अनफोर्सीन रीज़न और इंसिडेंट दैट मे अकर। अब जो है ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, एक्सपेंशन ऑल्टरनेटिव्स। पहला कहता है कि जी फ्यू कस्टमर ग्रुप्स और सेगमेंट्स इन फ्यू कंट्रीज। या आप छोटे कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट कर लें, या आप जो है थोड़े मुल्कों के सेगमेंट्स को टारगेट कर लें। बोथ जो है उनका जो है ट्रेड ऑफ है वो कुछ इसी की तरह ही है, ठीक है ना, कि आपके पास जो है यहाँ पे भी जो है कस्टमर ग्रुप्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं और कम हैं, तो आप जो है उसको मुख्तलिफ मुल्कों में ले जाएं जहाँ पे सेगमेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल्स, तो उससे जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आपके बहुत सारे कस्टमर ग्रुप्स हैं लेकिन वो जो सेगमेंट्स एंड फ्यू कंट्रीज हैं वो रिमेन द सेम। ग्रुप बढ़ गए हैं, ठीक है ना,
लेकिन सेगमेंट जो है वो उतना ही है, सेगमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो भी जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। फिर आपके जो कस्टमर्स हैं वो फ्यू हैं, लेकिन आपके जो सेगमेंट्स हैं मुल्कों में वो ज़्यादा हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग गुड टू पॉन्डर अपॉन, कि आपके जो सेगमेंट्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं और कस्टमर्स जो हैं वो बेहतर छोटे ग्रुप्स ही हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, उसकी आपकी ब्रांड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब विजिबिलिटी ज़्यादा होगी तो आपकी रिकग्निशन बढ़ जाएगी। और सबसे आला ये है कि जी मैनी कस्टमर ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स इन मैनी कंट्रीज़, कि बहुत सारे जो है ना मुल्कों में आपके बहुत सारे जो है कस्टमर्स ग्रुप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स कि वो जो है आपके लिए तो वो गोल्ड माइन है। जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लोग जो हैं वो खुशी खुशी आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे या आपका ब्रांड ख़रीदेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए जो है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उस इन दैट रिस्पेक्ट। अब कंपनी के फैक्टर्स क्या हैं डाइवर्सिफिकेशन और जो है कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से। डाइवर्सिफिकेशन में हाई मैनेजमेंट रिस्क कॉन्शियसनेस होती है, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्रू मार्केट डेवलपमेंट होती है, लिटिल मार्केट नॉलेज होती है। डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या करना चाह रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन में आप अपना जो है रिस्क वो मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जब आप अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहेंगे तो आप जो है सारा वक्त आप विजिलेंट बैठे रहेंगे, क्योंकि आपने जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपने थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ आपने डाल दिया, आपने सारी चीज़ें जो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं की। डाइवर्सिफिकेशन में आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है जितनी जो आपकी टॉप ब्रास होती है ना वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, और वो जो है वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही होती है कि जो है क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो है अगर वो ऐसा ना करें तो दे वुड लूज आउट, डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो है अपने जितने एसेट्स हैं वो एक जगह नहीं रखे हुए, आपने डिफरेंट जगह पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अगेन सारों का मकसद यही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करें। आप किसी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किए हुए। आप हो सकता है जैसे आप अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादातर इस तरह ही रह जाती है कि जी इंडिया क्या कर रहा है। भाई इंडिया का और आपका क्या कंपैरिजन है? फॉर वन कि मकसद इंडिया जो है वो आपसे रकबे के लिहाज से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है। तो आपका क्या ख्याल है? मकसद आपका कोई उसके साथ कंपैरिजन है? जितनी पॉपुलेशन उधर है या जितनी जो है ग्रुप्स या सेगमेंट्स वहाँ पे हैं, कहीं और हो सकते हैं। जिस मुल्क में 22 जो है डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हों, वो आपके साथ किस तरह फेमिलियर हो सकते हैं? हमने तो अपने आप को डाइवर्सिफाई या हमने आपको उनसे जो है अलहदा इसलिए किया था क्योंकि हमारा रिलीजन अलग था। हम बाकी किसी चीज़ पे तो अभी हमने उनके साथ जो है वो रिस्क मिटिगेशन तो हमने की नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा जी क्योंकि हमारा जो है मज़हब अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं, इसलिए हमारा कल्चर भी अलग है, हमारा सोशल सेटअप अलग है, लिहाजा हमें एक अलग मुल्क चाहिए ताकि हम अपना जो मज़हब है उसको आराम से फॉलो कर सकें। अब जो है जो फेवरिंग कंट्री कंसंट्रेशन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जी लो मैनेजमेंट रिस्क कॉन्शियसनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ थ्रू पेनिट्रेशन, एबिलिटी टू पिक बेस्ट मार्केट्स। अब जो पहले हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, अब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। अब हम कंसंट्रेशन में क्या कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं। जब हम हर चीज़ को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली वो
इतना नहीं रहता, क्योंकि वो जो है थोड़े लोग जो हैं उस सारी चीज़ को देख सकते हैं, तो वो जो है उसमें इतनी परेशानी होती है, मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो ख़त्म मिनिमम हो जाती है। और जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है, क्योंकि हम सब साथ हैं, जो सारे एसेट्स हैं वो हमारे साथ हैं, लिहाजा हम जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं मार्केट को। जब हम डिवाइड हुए हुए होते हैं तो हम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, हम इधर उधर लेफ्ट राइट से अटैक कर सकते हैं। जब हम एक साथ होते हैं तो हम जो है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, और फिर हम एबिलिटी जो है हमारे में अंदर ही होती है, या जो हमारे रिसोर्सेज क्योंकि कंसोलिडेटेड होते हैं, तो हम जो है बेस्ट मार्केट को हिट करते हैं जाके, ताकि मैक्सिमम जो है हम प्रॉफिट्स गेन कर सकें। अब ये प्रोडक्ट या ब्रांड फैक्टर्स क्या हैं कि जी आपके जो कंट्री डाइवर्सिफिकेशन में होगा तो लिमिटेड स्पेशलिस्ट यूज़ है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो जनरल यूज़ है। डाइवर्सिफिकेशन में क्योंकि हम स्मॉलर माइक्रो मैनेजमेंट में चले जाएं, माइक्रो सेगमेंटेशन में चले जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो उस माइक्रो सेगमेंटेशन में लिमिटेड स्पेशलिस्ट यूजेज आ जाता है। अब जो है हर आदमी जो है वो पायलट तो नहीं है ना, तो उसको जो है वो अपना एविएटर्स ओवरऑल हर आदमी को तो नहीं चाहिए, वो उसी को चाहिए जिसने फ्लाइंग करनी है, ठीक है ना। तो वो एक लिमिटेड जो है आप नीश आपके पास है, तो इसलिए उसका यूज़ भी लिमिटेड है। वेयर एज जो है आप जो है हर आदमी को जो है अपने आप को ढकने का हक हासिल है, तो वो उसने जो है जीन्स और टी शर्ट जो है हर आदमी के लिए है, मतलब किसी ने महंगी खरीदी है, किसी ने सस्ती खरीदी है, लेकिन सब पहनते हैं। सो ये जो है आपको यहाँ पे देखना है। फिर जब आप जो है डाइवर्सिफिकेशन में आप जो है लो वॉल्यूम्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक नीश के साथ जो है काम कर रहे हैं। वेयर जब आप कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हाई वॉल्यूम की बात हो रही होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आपकी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं, आपको इतना इशू नहीं होता। सो वो जो है ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो है जब लिमिटेड यूज़ है तो नॉन रिपीट या लिमिटेड रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक दफ़ा आपने चीज़ खरीद ली, फिर दोबारा जो है वो सालों बाद ही जो है बारी आती दोबारा खरीदने की, या नहीं आती बारी, ठीक है ना। अलबत्ता अगर आप वो कंट्री की बात करें तो वो जो है वहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है क्योंकि बड़ा एक सेगमेंट है, बड़ी प्लेइंग फील्ड है, वहाँ पे जो है वो रिपीट परचेज बहुत होती है, ठीक है। अब जो डाइवर्सिफिकेशन में अर्ली और लेट इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ तो आपको जल्दी एहसास हो जाएगा कि आपको जो है आगे मूव करना है, दूसरे ग्लोबली जाना है, आपने अक्रॉस द बॉर्डर जाना है। लेकिन जब इनकी बात आती है कि आपने कंट्री में कंसंट्रेट करना है, तो आपकी जो लाइफ साइकिल है वो अपना मिडिल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप जो है कहीं एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है फिर आपकी जो है एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है, आपकी रेडिकल इनोवेशन होती है, मकसद कोई ऐसी ड्रास्टिक आपने उसमें चेंज लेके आए होते हैं कि लोग जो है कंपेल हो जाते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो है आप जब इस्टेब्लिश्ड वो कंट्री में कंसंट्रेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मार्केट के लिए अडेप्ट करना पड़ता है, और जो है लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं आपकी चीज़ को कि ये उसमें होगी ऑलरेडी, तो उसमें आप जो इनोवेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आते हैं। आप जो है ऐसे नहीं है कि आपने जैसे हर साल ही गाड़ी का मॉडल चेंज कर दिया, या आपने जो है हर साल जो है वो वार्डरोब अपना पूरा चेंज कर लें, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा समझने के साथ साथ जो है उस पर प्रैक्टिकली भी आपको देखना है कि क्या चीज़ फीजिबल होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। पहले प्रोडक्ट फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम मार्केट फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो फेवरिंग कंट्री डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि स्मॉल मार्केट्स हैं, ठीक है, अनस्टेबल मार्केट है। अनस्टेबल मार्केट में आप जो है जो आपका जो रिस्क ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। मैनी सिमिलर मार्केट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ग्रोथ रेट जो है वो कम होता है, जो कंपटीशन है
वो जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है ऑलरेडी मार्केट के अंदर, वो इस्टेब्लिश होता है। आपकी जो लॉयल्टी है वो कम होती है लोगों की, और सिनर्जी जो है वो मुल्कों के दरमियान ज़्यादा होती है। उसमें आप देख लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान में सिनर्जी जो है वो कम है, लेकिन जो है फिर भी हम ट्रेड करने में जो है हम बहुत आगे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि इन द लॉन्ग रन जो है ये जो ट्रेड है ये हमें ही हिट करेगा। तो इट इज़ बिकमिंग यू नो अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी। तो ये जो अब जो कंट्री कंसंट्रेशन होगी मार्केट की, वो जो है आपकी मार्केट जो है स्टेबल होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है ना, हर चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है, माइन्यूटली उसको मॉनिटर किया जा रहा है। मार्केट लार्ज होगी, स्टेबल होगी, ठीक है ना, आपकी जो है बहुत ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल नहीं होंगी, थोड़ी होंगी लेकिन एफिशिएंटली काम कर रही होंगी, ठीक है ना। आपका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगा, आपके पास जो है आपकी जो लॉयल्टी लेवल है लोगों का वो बहुत ज़्यादा होगा। तो और सिनर्जी जो है वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं होगा। अब जो है आप ये देखिए कि यहाँ पे अगर हमने आपको याद हो जो कल हम बात कर रहे थे, उस बात को अगर हम दोबारा से दोहराएं इन टर्म्स ऑफ कि हम जो चेन वन ने जो स्टेप लिया और जाके वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया यूएई में, तो वो जो है डाइवर्सिफिकेशन उसने की पाकिस्तान से, ठीक है ना, और वो जो है अपने आप को ले गए यूएई में, जहाँ पे कंसंट्रेशन की बात। अब ये है कि वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मुल्कों से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट मुल्कों से लोग आए हुए हैं, उनको इतने ब्रांड का पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो दे मेक अ साइजेबल शेयर ऑफ द मार्केट, ठीक है ना। वहाँ पे मार्केट स्टेबल भी है क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, ठीक है ना, और उसमें जो है नए नए आउटलेट्स जो आपको खोलने का मौका मिल रहा है। आपको जो है आप उसी हवाले से देखते हैं कि जब नई मार्केट्स खुलती जाएंगी तो ग्रोथ रेट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। और जो है लेकिन ये जो नॉट एक्सेसिवली कम्पेटिटिव है, कम्पेटिटिव वो है क्योंकि वहाँ पे और भी दूसरे मुल्कों से जो बेस्ट ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो है यू हैव अ वेरी हाई कंपटीशन देयर। यहाँ पे वहाँ जो है वो उसमें एस्टैब्लिश कॉम्पिटिटर्स हैं विद लार्ज शेयर, ठीक है ना। वहाँ पे जो है लो लॉयल्टी है, तो मतलब लाइक इट्स अ मिक्स एंड मैच। ज़रूरी नहीं है कि ये हर चीज़ हो, ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे मौजूद हों। समझा ये जाता है कि सारे फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं या जो किताब में लिखे हुए हैं वो सारे के सारे होंगे, नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो 10 सीज़ हैं, तो 10 सीज़ का मतलब ये नहीं कि ये हर सी जो है वो वहाँ पे मौजूद है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो सिंस वो सारे जो सीज़ हैं वो जब प्रेजेंट नहीं हैं, तो इसी तरह ये जो सारे मार्केट के फैक्टर्स हैं ये भी प्रेजेंट नहीं हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको इस तरीके से मैनेज करें कि आपको लॉयल कस्टमर्स वहाँ पर भी मिल जाएं, आपको जो है स्टेबल मार्केट वहाँ मिल जाए, आपको जो है हाई ग्रोथ रेट मिल जाए, ठीक है। इट इज़ ओनली देन कि यू वुड बी एबल टू सर्वाइव इन दैट मार्केट, अदरवाइज यू नो यू वुड बी डूम्ड। अब जो मार्केटिंग फैक्टर्स हैं जो कि दे कम इन टू प्ले, उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप ये समझते हैं कि लो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगी, ठीक है ना, लो ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट होगी, लो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी, स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। और ये लो कम्युनिकेशन कॉस्ट, लो ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट, दिस इज़ व्हाट यू नो ये डाइवर्सिफिकेशन आप कर ही इसलिए रहे हैं ताकि आपको जो है ताकि आप जो है दूसरी मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कंट्री कंसंट्रेशन की बात करें तो दे आर टोटली ऑपोजिट, ठीक है।
एंड व्हेन दे आर टोटली ऑपोजिट, वो उसमें जो आपकी कम्युनिकेशन की कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है, आपकी ऑर्डर हैंडलिंग की कॉस्ट हाई हो जाती है, हाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अडेप्टेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कंट्री कंसंट्रेशन है वहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप उसमें जो है अपनी कम्युनिकेशन को मिनिमाइज कर सकें, बिकॉज वहाँ पे जो है हो सकता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हों, डिफरेंट डायलेक्ट्स हों एक ही लैंग्वेज के, और पता नहीं 2 से 3 4 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगी तो मुश्किल हो जाता है ना। तो जब जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रेजेंट होंगे जिनके पास जो है जो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि एक कॉमन लैंग्वेज हो जो सारों को आती हो, या सिर्फ इतनी आती हो कि वो एक दूसरे को अपनी बात समझा सके, नहीं तो अदरवाइज़ जो है यूजुअली क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपनी मदर टंग को ही बोल के खुश होते हैं, ठीक है ना, जो नेशनल लैंग्वेज है उसको ही बोल के खुश होते हैं, वो प्राइड नहीं लेते दूसरी जो है ना ज़बान बोलने में। आप उसको इधर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, अगर 2 पश्तून होंगे, 2 सिंधी होंगे, 2 बलोची होंगे, वो हमेशा जैसे ही उनको पता चलेगा वो उर्दू में बात कर रहे होंगे, इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, वो फ़ौरन जो है वो अपनी जो है ना लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो वहाँ पे आपको जो है कम्युनिकेशन कॉस्ट बढ़ गई है ना, क्योंकि आपने उनको बताना है तो हर एक को उसकी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा, जस्ट टू मेक योर ब्रांड वायबल। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जो है आप जो है लूज कर जाएंगे। पेप्सी ने अपने आप को जब लॉन्च किया जर्मनी में, तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। उनका ये ख्याल था कि लोग जो हैं हमें ऑलरेडी जानते हैं, हमारा ब्रांड जो है क्योंकि वो एक ग्लोबल ब्रांड है, तो उसके जो लोगों के पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है, तो उन्होंने ना तो खुद कोई इतनी एडवर्टीजमेंट की, ना ही उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है कोई एडवर्टीजमेंट करने दी, ठीक है। बहुत थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट के साथ जो है वो आ गए मार्केट के अंदर, और वो थोड़े अरसे बाद उन्होंने देखा कि वो जो है डिक्लाइन शुरू हो गया। लोग जो है उन्होंने स्विच नहीं किया, जो लॉयल्टी लेवल था उनका, हालांकि कोला ड्रिंकर्स वहाँ पे काफ़ी थे एंड यू नो पीपल लाइक द टेस्ट, लेकिन जो है वो फिर भी वो कोक पी रहे थे, क्योंकि कोक जो है अपनी प्रेजेंस बार बार शो कर रहा था। पेप्सी जो था वो उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में। तो वो जब उन्होंने अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में जो है इन्वेस्ट नहीं किया, तो अल्टीमेटली जो है उन्होंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जो सुपर स्टोर्स हैं, जो सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने उनको घुसना ही उनका मना कर दिया और उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2-2 साल तक रिन्यू नहीं हुए, जस्ट बिकॉज के दे वर नॉट इन्वेस्टिंग इनफ। लोगों को पता ही नहीं था, और वो जो है वो सुपर मार्केट वाले जो है वो कहते थे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो शेल्फ स्पेस घेरती है, बिकती तो है नहीं, तो हम जो है इसको अपने पास क्यों रखें। सो इस वजह से आपको जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इस बात को देखना होता है कि जी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें इतने दमखम होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि वो लोगों को जाके याद करा सके कि जी हम हैं यहाँ पे, हम प्रेजेंट हैं, आपके लिए ही हैं, ताकि आप जो है जब भी आएँ तो उसे एंजॉय कर सकें। तो फिर जो है पेप्सी ने दोबारा से अपने मार्केटिंग प्रोग्राम में पैसे डाले और उन्होंने उनके जो लोकल लैंग्वेजेस में एड्स देने शुरू किए, तो लोगों को समझ में आने लगी और फिर जो है पेप्सी ने दोबारा अपनी सेल्स पकड़ी। इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो है उनका मकसद ये नहीं है कि आपको वो डराना धमकाना है, उनका मकसद ये है कि आपको जो है सिखाना कि आप जो है इससे इनकी गलतियों से सीखें और आप उनको जो है रिपीट ना करें। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी डिस्कशन को लेके हम आगे चलेंगे और होपफुली आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि हम जो है जब भी अब्रॉड जा रहे होते हैं या हम जो है इंटरनेशनल मूव करने लगते हैं
तो हमें क्या क्या जो है ना चीज़ें हमारे आड़े आती हैं और हमने उनसे किस तरह हमने उनको टैकल करना है। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।